नमस्कार सभी को। आज हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म्स है वो प्रिमिटिव सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, इसीलिए उनको स्पर्मेटोफाइट्स या फिनेरोगैम्स भी कहा जाता है। इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर ओवरी नहीं होती है, सिर्फ ओव्यूल होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। जिम्नोस जिसका मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा यानी कि सीड। तो यानी कि ये जो जिम्नोस्पर्म है इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है नेकेड ओव्यूल्स, यानी कि ओव्यूल्स बिना ओवरी के। फिर जो ओव्यूल्स है वो जो डायरेक्टली वो जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि जो एंजियोस्पर्म वगैरह हो गए उनके अंदर तो वो सीड है वो फ्रूट के अंदर यानी कि ओवरी के अंदर बनते हैं, जबकि इनके अंदर ओवरी जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, ऐसी पत्तियों की कवरिंग बन जाती है इनके ऊपर। तो उन ऐसी पत्तियों को जिनके ऊपर मेगास्पोर्स बनते हैं उनको मेगास्पोरोफिल्स कहेंगे। तो इसलिए जो जिम्नोस्पर्म है उनको कहेंगे फिनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। ये टर्म्स यूज की जाती है। अब आप ये डायग्राम देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स हैं। एक जो फर्स्ट है वो गिंगो बाइलोवा का है, सेकंड है साइकस के, ये सीड्स है, सिर्फ सीड्स है, ये फ्रूट्स नहीं है। फिर अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो जिम्नोस्पर्म है ये एंशियंट टाइम से प्रेजेंट है, बहुत पुराने समय से, यानी कि करोड़ों सालों से मौजूद है अपनी धरती के ऊपर। फिर भी इनका बहुत कम लिमिटेड प्लांट्स ही है इनके, जिनके सिर्फ 83 जेनेरा है और 1080 स्पीसीज ही है। और इंडिया में तो इसके सिर्फ 16 लिविंग जेनेरा पाए जाते हैं और 153 स्पीसीज ही है इंडिया के अंदर। तो ये बहुत पुराने समय से है, बट बहुत लिमिटेड प्लांट्स, इनके अंदर वेरिएशन इतने नहीं पाए जाते हैं। जबकि अपनी अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म प्लांट पाए जाते हैं। ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन दोनों में पाए जाते हैं। जबकि ज़्यादातर ये टेम्परेट रीजन यानी कि ठंडे इलाकों में, ठंडे एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका ओरिजिन है वो पेलियोजोइक एरा में हुआ था, यानी कि 540 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ था। और ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ये कब थे, मीसोजोइक एरा के जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड के अंदर थे। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि इनका ओरिजिन पैलियोजोइक एरा में हुआ था, और ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट इन प्लांट्स कब थे, मीसोजोइक एरा के जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में थे। फिर बहुत सारे जो प्रिमिटिव पुराने जिम्नोस्पर्म है वो टोटली एक्सटिंक्ट खत्म हो चुके हैं, जिसमें से जैसे साइकेडोफिलिकेल्स, कॉर्डेटिएल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। इसलिए इनको फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स भी कहेंगे। आप ये जो डायग्राम देखेंगे इसमें कॉर्डेटिएल्स का इंप्रेशन बना हुआ है, छाप छूटी हुई है। छाप है किसके ऊपर, पत्थर के ऊपर है। तो ये फॉसिल जिम्नोस्पर्म है। अब कुछ एग्जांपल्स अगर जिम्नोस्पर्म के हम देखें तो वो है साइकस, पाइनस, निक्टम, ज़ेमिया, एफिड्रा, वेल्विशिया, पोडोकार्पस, टेक्सस, सिड्रस, एबाइस, एरुकेरिया। ये एक जो अपना क्रिसमस ट्री है वो एरुकेरिया है। और बाकी के भी आप भी देखेंगे, ये अपना साइकस का प्लांट है। साइकस का प्लांट ऐसे दिखता है, ऊपर पत्तियों का क्राउन ताज जैसा है, और जो इसका तना है वो अनब्रांच है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट की आपको बहुत सारे गार्डन्स वगैरह में ये देखने को मिल जाएगा, साइकस का पौधा। ये पाइनस है जो कि ज़्यादातर जैसे माउंटेन रीजन्स में अपन अगर हिमालय पे तरफ जाते हैं, उत्तराखंड हो गया, कश्मीर हो गया, या फिर अपना जैसे आप सिक्किम वगैरह वहाँ जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा हायर एल्टीट्यूड पे, ज़्यादा हाइट के ऊपर। ये ब्रांच्ड है और काफ़ी ज़्यादा हाइट का होता है ये पाइनस था वो। ये अपना एफिड्रा है। ये एफिड्रा की एक स्पीसीज अपने राजस्थान में नेचुरली पाई जाती है। एफिड्रा से एफिड्रीन निकलती है जो कि अपने ये कफ सिरप खांसी की दवाइयाँ होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले करती है।
ये अपना टेक्सास का प्लांट है। टेक्सास का प्लांट भी हिमालय रीजन में पाया जाता है, बट ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खतरे में है, लगभग ख़त्म होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्सास से टैक्सोल नाम का एक दवाई निकलती है, केमिकल प्रोडक्ट निकलता है, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। तो उसके कारण इसका बहुत ज़्यादा कटाव कर चुके हैं और ये अब लगभग ख़त्म होने की कगार पे है। ये वेलविशिया है। ये इसका ये है कि बहुत कम रेनफॉल, यानी कि 1 इंच से भी कम अगर साल भर में रेनफॉल होती है, वहाँ पे ये पाया जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ साउथ वेस्टर्न अफ्रीका के सहारा डेज़र्ट में पाया जाता है। ये वहीं पे एंडेमिक, यानी कि सिर्फ़ वहीं पे पाया जाएगा ये। ये ये अपना सिकोया प्लांट है, सिकोया ट्री है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाइट में बड़ा और सबसे पुराना ट्री है। ये 4000 से 5000 साल तक जी सकता है इसकी उम्र, और लगभग 350 फीट इसकी हाइट होती है सिकोया की। अब ये जो प्लांट्स होते हैं, इनकी ये जो मेन प्लांट बॉडी होती है, वो स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। ये डिप्लॉयड होते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट मतलब डिप्लॉयड, और गैमेटोफिटिक मीन्स हैप्लॉयड। और ये जो स्पोरोफिटिक पार्ट है, वो रूट, स्टेम और लीफ तीनों में डिवाइड होता है प्रॉपर, जबकि थैलोफाइट्स वगैरह में क्या होता है, ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है। फिर ये एवरग्रीन ट्रीज या शर्ब्स हो सकते हैं। या तो ये बहुत बड़े ट्री होंगे, या नॉर्मल झाड़ियों जैसे, जैसा आपने एफिड्रा में देखा था, श्रब्स टाइप के भी होंगे। ये ज़ीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे, भले ही ये ठंडे इलाकों में पाए जाए, भले ही ये मरुस्थलीय इलाकों में पाया जाए। ये ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स कैसे? इन पानी की जहाँ कमी होती है, प्लांट्स वहाँ पे जहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये उनके अंदर भी सेम ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं, फिटिक, जैसे कि संकन स्टोमेटा हो गया, या बहुत ज़्यादा टैप रूट अच्छी विकसित हो जाना। हिमालयन रीजन वगैरह पे भी पानी इतना प्रॉपर मिलता नहीं है, उसके कारण ये ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर दिखाता है। जो साइकस और पाइनस की रूट्स है, उनके अंदर भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाई देता है, या तो फंगस का या साइनोबैक्टीरिया का। जैसे साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन साइकस की रूट्स के अंदर दिखाई देगा, उनको कॉरेलॉइड रूट्स कहेंगे, और पाइनस की रूट्स के अंदर फंगल एसोसिएशन दिखाई देगा, जो कि माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। ये दोनों ही पौधे को न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और जिसके बदले में ये जो पौधे की रूट्स हैं, वो इसको स्पेस प्रोवाइड, जगह प्रोवाइड करती है रहने के लिए। फ- आगे वाला पॉइंट में कहता है कि माइकोराइजल एसोसिएशन पाइनस के अंदर होता है, वो सेम वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन को, मिट्टी से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में प्लांट को हेल्प करता है। ये डायग्राम, ये जो अपना पिक्चर है, ये साइकस की कॉरेलॉइड रूट्स की है। ये जो कॉरेलॉइड रूट्स होती हैं, ये एपोजियोट्रॉपिक, यानी कि जमीन से ऊपर होती है। रूट्स तो जनरली नीचे होती है, बट ये कॉरेलॉइड रूट्स जमीन के ऊपर होती हैं। तो इनके अंदर ये फोटोसिंथेटिक नहीं होती, अपना खाना अपने आप बना नहीं सकती। तो ये इसीलिए इसके अंदर जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी अपनी कॉलोनी बनाती है मिडल कॉर्टेक्स के अंदर, जो कि खाना प्रोवाइड करती है इसको। ये डाइकोटोमसली ब्रांच होती है, ये आप देख पा रहे होंगे कि 2 भागों में डिवाइड है, तो इसलिए ये रूट्स जो है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। ये एल्गी, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन सी हो गया, ये नॉस्टॉक वगैरह, ये इसके मिडल कॉर्टेक्स के अंदर एल्गल जोन जो लिखा हुआ है, वहां पे पाई जाती हैं। इसकी जो स्टेम होती है, जो जिम्नोस्पर्म की स्टेम होती है, वो इरेक्ट, सीधी होती है और ब्रांच्ड होती है और वुडी होती है। जबकि जैसे साइकस, साइकस में आपने देखा था पहले भी कि अ, साइकस में एकदम सीधा ट्रंक था, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी। और वैसे ही एक ज़ेमिया है, ज़ेमिया के अंदर भी जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है। ये जैसे ये ज़ेमिया का प्लांट है, इसमें जो इसका अंडरग्राउंड पार्ट दिख रहा है, ग्राउंड लेवल के नीचे वाला जो पार्ट है, वो स्टेम बनाता है। ज़ेमिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म के अंदर
परमानेंट लीव स्कैर्स भी प्रेजेंट होते हैं, पत्तियों के निशान, जो पत्तियां झड़ जाती हैं फिर भी उनके पत्तियों के निशान परमानेंट पाए जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का। जैसे ये साइकस का ट्रंक है, यहाँ पे आपको ये जो ऐसे डिजाइन टाइप की दिख रही है, ये पहले यहाँ पे पत्तियां थी वो हट गई हैं, तो ये परमानेंट लीव स्कैर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में लीव्स, इसमें दो तरह की लीव्स होती हैं, इसीलिए इनको डाइमॉर्फिक कहेंगे। दो तरह की, एक फॉलिएज लीफ होती है, एक स्केली लीफ होती है। जो फॉलिएज लीफ होती है वो निडल सुई नुमा होती है ज्यादा, जैसे पाइनस वगैरह में, साइकस में आप देखेंगे एकदम सुई जैसी होती है, और मेन फोटोसिंथेटिक यानी खाना पकाने का काम ये फॉलिएज लीफ ही करती है। और एक स्केली लीफ होती है जो बिल्कुल प्याज की झिल्ली जैसी होती है, और ये बहुत जल्दी हट जाती हैं, एक सीजन के बाद ये हट जाती हैं, और इनका कोई फोटोसिंथेसिस खाना बनाने में कोई रोल नहीं होता है। ये देखेंगे, यहाँ पे आप स्केली लीफ देखेंगे, बिल्कुल पतली पतली झिल्ली जैसी ट्रांसपेरेंट सी, और फॉलिएज लीफ जो कि ग्रीन है, और ये इन्हीं का काम है फोटोसिंथेसिस का। इनके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये नोट करने वाला है कि साइकस के अंदर सर्सिनेट वर्नेशन देखने को मिलता है। सर्सिनेट वर्नेशन क्या होता है कि जो यंग लीव्स होती हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। ये ज़ैमिया के लीव्स के अंदर आपको सर्सिनेट वर्नेशन देखने को मिल रहा है, और ये पाइनस साइकस की लीफ के अंदर भी आपको ये सर्सिनेट वर्नेशन देखने को मिल रहा है। ये नई पत्तियां और नीचे की तरफ पुरानी पत्तियां हैं जो एक टाइम के बाद फिर वो खुल जाती हैं और प्रॉपर अपना शेप ले लेती हैं। तो ये जो सर्सिनेट वर्नेशन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है किस चीज़ का, कि जो जिम्नोस्पर्म है वो किससे ओरिजिनेट हुए, टेरिडोफाइट से, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के अंदर भी इस तरह का सर्सिनेट वर्नेशन देखने को मिलता है। तो साइकस है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच में। जो जिम्नोस्पर्म है, अगर उनके ज़ीरोफिटिक हमने बताया था कैरेक्टर शो करता है जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो ये इसके ऊपर जो पत्तियां हैं उसके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है। थिक क्यूटिकल होने के कारण वो जो बहुत मोटी वैक्स की लेयर होती है, जिससे ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो पानी का लॉस होता है वो कम होता है इस थिक क्यूटिकल होने के कारण। इसका मीसोफिल जो मीसोफिल होता है वो दो टाइप के सेल्स में, दो तरह के टिश्यूज में डिवाइड होता है, पेलिसेड और स्पंजी। पेलिसेड यानी कि लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और स्पंजी यानी कि बिखरे हुए सेल्स होते हैं। और जो पाइनस है उसके अंदर ये मीसोफिल है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। लीव्स, अब एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो ये है कि लीव्स के अंदर लेटरल वेन्स नहीं होती हैं, कि प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर इतना ज़्यादा भी जितना एंजियोस्पर्म के अंदर डेवलप होता है उतना नहीं होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो लेटरल वेन्स नहीं होती हैं, तो जो साइड वाले पार्ट्स हैं लीव्स के, उनको खाना या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाने के लिए, यानी कि लेटरल ट्रांसलोकेशन के लिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होते हैं। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये साइकस के अंदर ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज हैं, ये जो साइड वाली लीफलेट है उसके अंदर खाना वगैरह न्यूट्रिशंस वगैरह पहुंचाने के लिए। पेलिसेड सेल्स भी देख लेंगे आप, ये लंबे लंबे से होते हैं। स्पंजी कैसा टिश्यू होते हैं, ये एकदम साइड बिखरे हुए होते हैं। ये स्टोमेटा भी इनके अंदर संकन होते हैं, वही सेम ये भी रिड्यूस करते हैं ट्रांसपीरेशन को, पानी को उड़ने से बचाते हैं। ये कुछ इस टाइप के स्टोमेटा होते हैं। संकन यानी कि अंदर की तरफ एपिडर्मिस के अंदर धसे हुए होते हैं, जो एकदम बाहर होंगे तो ज्यादा उसके अंदर से पानी उड़ेगा, जबकि अंदर धसे हुए हैं तो पानी कम उड़ेगा। यहाँ पे आप और क्लियरली देख सकते हैं कि पेलिसेड सेल्स कैसे होते हैं और स्पंजी पैरेन्काइमा कैसे होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अब वेस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो वो भी वेल डेवलप्ड होता है। उसके अंदर वेस्कुलर जो बंडल्स होते हैं वो कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं। कंजॉइंट और कोलेटरल मीन जाइलम और फ्लोएम एक एंगल में साथ में जुड़े हुए होते हैं। ओपन यानी कि कैम्बियम भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं। अब जाइलम की अगर बात करें तो उसके अंदर ट्रैकेट्स और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जबकि वेसल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का, कि जिम्नोस्पर्म के वेसल्स के जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट जो नीटम है
उसके अंदर अपना जो वेसल्स है वो प्रेजेंट है। एक ऑर्डर डिटेल्स के अंदर सभी के अंदर नीटम हो गया, वेल्विशिया हो गया, एफिड्रा हो गया, इनके अंदर सभी के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो ये नीटम के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होने से भी ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है कि जो जिम्नोस्पर्म से ही एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है। और जिन जो नीटम है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच। ये आप पाइनस की वुड देखेंगे जिसके अंदर ये जो रेड रेड है वो ट्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। अब फ्लोएम की बात करें तो इसके अंदर फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, और कंपेनियन सेल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। इनकी स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही इनके अंदर एन्युलर रिंग्स बनती है, स्प्रिंग और समर वुड अलग अलग ऐसे बनती है। ये देखिए ये जो वुड है ये एक पाइनस की वुड का आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की रिंग्स देखने को मिल रही है। स्प्रिंग के अंदर थोड़ी जो अलग वुड बनती है, और समर के अंदर अलग बनती है, ये इस टाइप की। ये इनसे अपन किसी भी ट्री का एज का भी पता करते हैं। तो ये इस टाइप से सेकेंडरी ग्रोथ के कारण रिंग्स बनती है। और वुड की अगर बात करें तो साइकस के अंदर मेनोजाइलिक वुड होती है और पाइनस के अंदर पिक्नोजाइलिक वुड होती है। पाइनस के अंदर पिक्नोजाइलिक वुड होती है जो काफ़ी मजबूत होती है और इसका फर्नीचर वगैरह में काम आता है। जबकि ये जो मेनोजाइलिक वुड होती है ये बहुत पोरस वुड होती है, मजबूत वुड नहीं होती है, तो इसका नॉर्मल पेपर वगैरह बनाने में काम आता है जबकि फर्नीचर वगैरह में नहीं आता। इसके अंदर पैरेन्काइमेटा सेल ज़्यादा होते हैं मोनोजाइलिक वुड के अंदर, पिक्नोजाइलिक वुड के अंदर जाइलम सेल्स ज़्यादा होते हैं। फिर इनके अंदर टेनिफेरस सेल्स या फिर जैसे अपना म्यूसिलेज वगैरह के लिए जो टेनिफेरस सेल्स पाए जाते हैं इनके अंदर। जो रूट्स हैं उनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो या तो डाइआर्च होंगे या पॉलीआर्च होंगे, यानी कि या तो दो होंगे या फिर बहुत सारे हो सकते हैं। और एक्सार्च कंडीशन होती है। एक्सार्च यानी कि बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम होगा, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा, इस टाइप की कंडीशन। उसके बाद में रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये हिट्रोस्पोरस होते हैं जिम्नोस्पर्म, यानी कि इनके अंदर दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। ये दोनों किस्में जैसे मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया के अंदर पाए जाएंगे, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाए जाएंगे। और मेगा स्पोर्स जैसे जिस कोन के ऊपर पाए जाएंगे या तो वो मेगास्पोरोफिल कहेंगे। ठीक है, वो जो पत्ती नुमा जो आकार है वो कोन है, उसकी वो जो पंखुड़ियां हैं उनको मेगास्पोरोफिल, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो उनके जो पत्तियां टाइप के उनको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहेंगे। तो यहाँ पे मेल कोन है साइकस का। साइकस का जो मेल कोन है वो सबसे बड़ा होता है प्लांट किंगडम के अंदर, और वैसे ही जो साइकस का ओव्यूल है वो भी प्लांट किंगडम के अंदर सबसे बड़ा ओव्यूल है। उसके बाद में जो मेगास्पोरेंजिया है वो प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोरोफिल के अंदर, और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो सेम वही बात की, स्पोरोफिल्स यानी कि पत्तियां, ऐसी पत्तियां जिनके ऊपर स्पोरेंजियम होता है तो वो स्पोरोफिल्स कहेंगे। तो ऐसी पत्तियां जब एक साथ एग्रीगेट होती हैं तो वो या तो कोन्स बनाती हैं या फिर उनको स्ट्रॉबिली कहेंगे। जो कोन्स होते हैं वो मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, यानी कि या तो वो जो कोन है वो सिर्फ माइक्रोस्पोरोफिल्स के होंगे, यानी कि उस कोन के अंदर सिर्फ माइक्रोस्पोर्स पाए जाएंगे, या फिर ऐसा कोन होगा जिनके अंदर सिर्फ मेगास्पोर्स पाए जाएंगे। तो अलग अलग कोन्स होंगे, फीमेल्स का अलग कोन होगा, मेल का अलग कोन होगा। अब हम मेल कोन की बात करें जो कि माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर पाया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है,
माइक्रोस्पोर्स होता है। मेल कोन होता है जो जिम्नोस्पर्म का, वो बहुत शॉर्ट लिव होता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहता है, जबकि जो फीमेल कोन होता है वो बहुत लंबे टाइम के लिए जीवित रहता है। वो एबेक अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया वो एबेक्सियल साइड यानी कि नीचे लोअर साइड में बनता है, जो माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि ये जो पत्ती नुमा जो पत्तियां हैं, माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि ऐसी पत्तियां जिनके ऊपर ये माइक्रोस्पोरेंजियम लगता है, उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो उस पत्ती के नीचे वाले भाग में लगता है। और ये इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप का। एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट यानी कि जो एपिथेलियल सेल है, एक ही एपिथेलियल सेल से अगर पूरा स्पोरेंजियम बन रहा है तो वो लेप्टोस्पोरेंजिएट है। बट यहाँ पे यूस्पोरेंजिएट टाइप है। यूस्पोरेंजिएट यानी कि जब दो या दो से ज्यादा यानी कि एक से ज्यादा जब सेल्स, दो या तीन सेल्स मिलके एपिथेलियल सेल माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर रहा है, वो यूस्पोरेंजिएट टाइप है। ये पाइनस का आप देखेंगे कि पाइनस का मेल कोन है, ए और बी में आपको दिखाई दे रहा है। सी में एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल, एक पत्ती जिसके ऊपर जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है। डी में आप इस कोन का, ये जो कोन है इसका एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि पत्तियां भी हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम भी है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है, वन जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो है माइक्रोस्पोरोफिल, और जो टू पार्ट है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पे आप ई वाले में आएंगे तो यहाँ आपको देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर्स है। एफ में देखेंगे ये माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन में बदले। जी के अंदर आप देखेंगे ये पोलन ग्रेन है, विंग्ड है, इनके साइड में दो विंग्स टाइप के निकले हुए, पंखुड़ियां टाइप की। ये पाइनस के पोलन ग्रेन की खासियत होती है कि उसके पोलन ग्रेन विंग्ड होते हैं। अब फीमेल कोन की बात करें, जिसको मेगास जो कि मेगास्पोरोफिल के ऊपर लगता है या फिर ओव्यूल कहेंगे इसको। ये जो फीमेल कोन है वो मेगास्पोरोफिल जो पत्तियां हैं वो खूब सारी ऐसी पत्तियां जो कि मेगास्पोरेंजियम को कवर करती हैं, वो फीमेल कोन बनाती हैं। जो मेगास्पोरोफिल है वो या तो फॉलियर यानी कि पत्ती नुमा भी हो सकता है, या फिर वुडी कोलाइन एकदम मतलब लकड़ी जैसा भी हो सकता है, जैसा कि पाइनस के अंदर होता है। फॉलियर यानी कि पत्ती नुमा, थोड़ा ऐसे गद्देदार भी हो सकता है, जो कि साइकस के अंदर होता है। तो ये आप देखेंगे ये साइकस के अंदर कोन नहीं बन के माइक्रोस्पोरोफिल ऐसे बनता है, साइकस के अंदर कभी कोन नहीं बनता, फीमेल कोन नहीं बनता, मेल कोन बनता है, फीमेल कोन नहीं बनता। ये पाइनस का फीमेल कोन है। इसमें देखेंगे जो ये ग्रीन ग्रीन है ये अभी यंग कोन है, सेकेंड ईयर का कोन है, और ये ब्राउन कोन है वो थर्ड ईयर का पूरा प्रॉपरली डेवलप्ड फीमेल कोन है पाइनस का। जो मेगास्पोरेंजियम है उसको हम ओव्यूल कहें तो ज्यादा बेटर टर्म है उसके लिए। अब ये जो ओव्यूल होता है ये ऑर्थोट्रोपस होता है। ऑर्थोट्रोपस यानी कि स्ट्रेट होता है एकदम, इसमें कहीं एंगुलर नहीं होता कुछ भी। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होगा और यूनिटेग्मिक होगा यानी कि सिंगल इंट्यूगमेंट की लेयर होगी इसके ऊपर। उसके बाद में जो ये इंट्यूगमेंट है वो तीन अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होता है। होती सिंगल यूनिटेग्मिक यानी कि सिंगल ही इंट्यूगमेंट होगी, बट इसके भी तीन लेयर होंगे। आउटर फ्लैशी लेयर होगा, मिडल स्टोनी लेयर होगा, और इनर फिर से फ्लैशी लेयर होगी इसके अंदर। ये आपने देख लिया। अब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर जो जिम्नोस्पर्म के अंदर पॉलिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ विंड पॉलिनेशन होगा, इसलिए इसको कहेंगे एनिमोफिली। इस टर्म को, विंड पॉलिनेशन की टर्म को कहते हैं एनिमोफिली। इसमें माइक्रोस्पोर्स होते हैं, वो लिबरेट करते हैं मेल गैमेटोफाइट से। अलग अलग स्टेजेस पे, 2 सेल्ड भी हो सकते हैं, 3 सेल्ड भी हो सकते हैं, इस टाइप से। और ये जैसे ये हमारा पाइनस का मेल कोन दिख रहा है, उससे ये येलो येलो से खूब सारे पोलन येलो कलर के होते हैं पाइनस के पोलन, तो एक साथ खूब सारे निकलते हैं और हवा में एकदम जंगल पूरा येलो येलो हो जाता है, हवा पूरी येलो हो जाती है। तो इसको शॉवर ऑफ सल्फर कहेंगे, पूरा येलो। इसलिए विंड के थ्रू फिर फीमेल कोन के पास जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। तो वही है, पोलन चैम्बर बना हुआ होता है उसमें, फीमेल के अंदर वहां पे आके डिपॉजिट होते हैं। फिर इसमें अब तो पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ विंड पॉलिनेशन होगा इनके अंदर।
फर्टिलाइजेशन में ये साइफेनोगेमस यानी कि जो पोलन ग्रेन है उससे पोलन ट्यूब निकलेगी और फिर वो एग को फर्टिलाइज करेगा। जबकि जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें ये पोलन ट्यूब वगैरह ब्रायोफाइट्स तक आपको पोलन ट्यूब वगैरह कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। पोलन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, ये स्पर्म को कैरी करता है। जबकि जैसे कुछ क्यों ये पोलन ट्यूब क्यों होती है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि एक्सेप्शन भी है जैसे साइकस और गिंगो है, इनके अंदर मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। ये दो एक्सेप्शन है जिम्नोस्पर्म के अंदर जिनके ऊपर प्रॉपर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है साइकस और गिंगो के स्पर्म के अंदर, और ये मोटाइल होते हैं। बाकी सारे जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं उनके स्पर्म्स नॉन मोटाइल हैं और वो थ्रू पोलन ट्यूब एग तक पहुंचेंगे। अब अगर फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इनके अंदर बहुत सारे आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। अभी तक जैसे एंजियोस्पर्म के अंदर आप कार्पल वाला स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ऐसा बनता है, और लोअर प्लांट्स के अंदर आपने फीमेल गैमेटोफाइट के लिए आप क्या नाम यूज करते हैं, आर्किगोनिया। तो यहाँ तक जिम्नोस्पर्म तक आप आर्किगोनिया टर्म यूज करते हैं। तो इनके अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है और बहुत सारे आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ पाइनस के अंदर एक सिंगल आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। तो इस आर्किगोनियम के अंदर सिंगल एग होता है और वेंट्रल कैनाल सेल होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर एक चीज और नोट करने वाली बात है कि इनके अंदर नेक कैनाल सेल्स एब्सेंट होते हैं। एम्ब्रियो जो डेवलप होता है, एम्ब्रियो कब डेवलप होता है, जैसे स्पर्म जब फ्यूज करेगा एग के साथ तो वो जाइगोट बनाएगा और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो जो जाइगोट बना है उससे एम्ब्रियो मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि जो जाइगोट का जो निचला पार्ट है, आधा, पूरे जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनेगा, सिर्फ जो जाइगोट का लोअर पार्ट है उससे एम्ब्रियो बनेगा। तो इसलिए इसको कहेंगे मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो अपर पार्ट है उससे सस्पेंशन वगैरह बनेगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है सीड के अंदर, और ये एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का कि उनका एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, इसीलिए वो हैप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या आप हमने सुना था, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि एक जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज करेगा, और एक जो स्पर्म है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो एग के साथ फ्यूज करता है स्पर्म वो जाइगोट बनाता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ करता है तो वो एंडोस्पर्म बनाता है। जबकि ऐसा कुछ भी जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं है। एंडोस्पर्म पहले ही फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है यहाँ पे। तो और इसके अंदर पॉली एम्ब्रियो देखने को मिलती है। ये पॉली एम्ब्रियो वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर हमें पॉली एम्ब्रियो नहीं देखने को मिलेगी, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। ये एम्ब्रियो या तो जैसे पहले हमने बात की कि बहुत सारे आर्किगोनिया होते हैं, तो हर आर्किगोनिया के अंदर एक एक एग सेल होता है और हर एग सेल एक एक स्पर्म से फ्यूज करेगा, तो इस टाइप से बहुत सारे एम्ब्रियो बन सकते हैं। या तो ये इस कारण से एम्ब्रियो बन जाएंगे, या जैसे हमने कहा पाइनस में तो सिर्फ एक ही आर्किगोनिया होता है, तो वहां पे पॉली एम्ब्रियोनी कैसे बनती है, वहां पे एक ही जाइगोट बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो फिर आगे एम्ब्रियो बनाता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी कैसे भी हो सकती है, या तो बहुत सारे एग का फर्टिलाइजेशन हो, या फिर जो जाइगोट हो उसका टूटने के कारण भी पॉली एम्ब्रियोनी बन जाती है। अब इंट्यूबमेंट है, जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, और इंट्यूबमेंट किस में चेंज हो जाता है, सीड कोट में चेंज हो जाता है। इसमें जो सीड्स, पाइनस के जो सीड होते हैं जनरली, वैसे तो और दूसरे कोई सीड्स विंग नहीं होते हैं, बट पाइनस के सीड्स के ऊपर विंग्ड सीड्स होते हैं, यानी कि पंख जैसे लगे होते हैं, और ये बहुत लाइट वेट, बहुत हल्के होते हैं, और विंड से आराम से एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं और बाद में जर्मिनेट हो जाते हैं। इनके जो कॉटिलिडन सीड्स के अंदर कॉटिलिडन्स होते हैं, वो या तो जैसे साइकस के अंदर एक या दो होते हैं, जबकि पाइनस वगैरह के अंदर 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। अलग अलग के अंदर अलग अलग कॉटिलिडन्स के नंबर होंगे। जो जिम्नोस्पर्म का सीड होता है उनका एक रेस्टिंग पीरियड होता है, बनते ही वो एकदम जर्मिनेट नहीं करते हैं, वो एक काफी टाइम के लिए रेस्ट करते हैं, उसके बाद में वो जर्मिनेट करते हैं। इनके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है,
जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, जो मेन जो प्लांट है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डिप्लॉयड होता है, और जो गैमीट्स वगैरह बनते हैं वो गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं और बहुत थोड़े टाइम रिड्यूस्ड स्टेज होती है, बहुत छोटी स्टेज होती है। और ये गैमेटोफिटिक जो फेज होती है वो इसके ऊपर स्पोरोफिटिक फेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये सारा हमारा जिम्नोस्पर्म के बारे में था। थैंक यू।